दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, इसे एज ए टेस्ट लेना और अपना आंसर अपनी तरफ से पहले ट्राई ज़रूर करना। आपका स्कोर क्या रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टोटल 35 क्वेश्चन है, इसमें आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता उनको आप अच्छे से ज़रूर समझिएगा। दोस्तों ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ है। जिन्होंने पेड टेस्ट ज्वाइन कर रखा है उनसे हम कंटिन्यू टेस्ट लेते आए हैं और ये 47 नंबर टेस्ट हमारा है। आपने टेस्ट दिया है तो मिलान कर लीजिए, जो गलत हुए उनके सही उत्तर क्या है। टेस्ट नहीं दिया तो इस वीडियो को एज ए टेस्ट ही लेवें और अपना स्कोर ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कुल 35 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित। सभी क्वेश्चन का अपना महत्व है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ का एग्जाम्पल कौन सा है। दोस्तों फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमानुसार प्रेरित ईएमएफ दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज प्रेरित ईएमएफ और दूसरा स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ होता है। जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो, इनमें हमेशा गतिज प्रेरित ईएमएफ यानी डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, जबकि 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो सिद्धांत है अपने इसमें लागू होता है। यहाँ पर गतिज और डायनेमिक और स्टैटिक का मतलब क्या है, ये है चालक की कंडीशंस, चालक की अवस्था, कि जिस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो चालक खुद कैसा था, क्या उनके बीच में कोई मैकेनिकल गति आई थी या फिर चुंबकीय क्षेत्र के गतिशील होने से ही प्रेरित ईएमएफ मिल गया था हमें। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। यदि यहाँ अपने पास ट्रांसफार्मर का ऑप्शन होता तो वो भी हम कर सकते हैं। और डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेशन के दौरान ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है, वो भी स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ में ही आता है। अगला हमारा सवाल इजी है, क्वेश्चन पेपर में पहले आ भी गया है। ऑडियो एम्पलीफायर की रेंज हमसे पूछी गई थी। दोस्तों ऑडियो एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी तक इसकी रेंज होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। अगला हमारा सवाल है कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय प्रेरक बल की इकाई क्या होगी। चुंबकीय प्रेरक बल का मतलब यहाँ पर एमएमएफ ही है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखो इसकी जो एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में इकाई है वो तो होती है एम्पियर टर्न, क्योंकि ये एन इंटू आई से निकलता है, तो एटी इसकी इकाई होती है। दूसरी इकाई आती है सीजीएस। अपने यूनिट की 3 प्रणालियाँ काम में लेते हैं, कौन कौन सी, एक होती है एमकेएस, दूसरी होती है सीजीएस और तीसरी होती है एफपीएस। यहाँ पर मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यहाँ पर फुट, पाउंड और सेकंड होता है। तो जो सीजीएस पद्धति में एमएमएफ है इसका दूसरा मात्रक होता है वो है गिलबर्ट। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। विद्युत चुंबक ओरेस्टेड में होता है और गॉस जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, वही मैक्सवेल जो है ये फ्लक्स की इकाई मानी जाती है। अगला हमारा सवाल है कि लीसाजस पैटर्न की सहायता से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। लीसाजस नाम का एक वैज्ञानिक था और उसने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए एक पैटर्न लागू किया था जो एसी में अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगला हमारा सवाल है कि एक सोर्स है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम है। जब हम इस पर बाहरी प्रतिरोध 2 ओम का संयोजित करते हैं तब करंट 1 एम्पियर, और जब बाहरी प्रतिरोध 1 ओम का होता है तो करंट 1.5 एम्पियर प्रवाहित होती है। बताइए सोर्स ईएमएफ का मान कितना है। दोस्तों इस पर आधारित हमने कुल 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको।
और सबसे पहले आपको ईएमएफ नहीं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं तीनों क्वेश्चन एक में ही करवा रहा हूँ, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसके सिर्फ आपको उत्तर बताऊँगा। देखो, मान लीजिए कि ये अपना एक सोर्स है, जिस सोर्स का अपना एक ईएमएफ है, अपना एक आंतरिक प्रतिरोध भी है ई और आर। हम इस पर ये बाहर वाला रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं। देखो, जब ये 2 ओम का था तो 1 एम्पियर धारा यहाँ से चली, तो दोस्तों इस पर ड्रॉप कितना हुआ? 2 वोल्ट। ठीक है, अंदर भी तो इसकी वजह से कुछ ड्रॉप हुआ होगा ना, क्योंकि ये करंट 1 एम्पियर जो है ये इसमें से भी चली है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी ड्रॉप करा रहा है। कुछ वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गए, हमें नहीं पता कितने ड्रॉप हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोर्स का ईएमएफ नहीं था। कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट पर आइए। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जब 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो धारा 1.5 एम्पियर है। दोस्तों अब देखिए इस पर वोल्टेज कितनी आई, 1 × 1.5 करो, कितनी आई? 1.5 वोल्ट। देखो, धारा पहले यहाँ से 1 एम्पियर चल रही थी, इसने कुछ ड्रॉप कराया, पता नहीं कितना करवाया, लेकिन जैसे ही करंट इसमें से 1.5 एम्पियर की होती है, यानी यहाँ मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस सोर्स में से जैसे ही 1 एम्पियर का करंट 0.5 एम्पियर का करंट बढ़ जाता है, क्योंकि पहले 1 एम्पियर धारा चल रही थी, अब 1.5 हो गया ना। जैसे ही इसमें से 0.5 एम्पियर का करंट बढ़ता है तो देखिए इस बैटरी के अंदर, इस सोर्स के अंदर 0.5 वोल्ट ड्रॉप भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले बाहर तो 2 वोल्ट दिया था, इस बार बाहर कितना दे रहे हैं? 1.5 वोल्ट ही। इसका मतलब इस बार अंदर आधा वोल्ट ड्रॉप और हुआ है। पहले कितना हो रहा था पता नहीं, अब कितना हो रहा है? 0.5 वोल्ट का और हो गया। देखो, जब इसमें चलने वाली धारा के मान में, सोर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 0.5 एम्पियर की धारा बढ़ी तो वहाँ पर 0.5 वोल्ट का ही ड्रॉप अधिक हो गया। इसका मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 1 ओम। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने इस टेस्ट में पूछा है, आगे आएगा, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। अब आता है दूसरा सवाल। देखो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है तो पहले धारा कितनी चली थी? 1 एम्पियर। इसका मतलब उसमें अंदर ड्रॉप भी कितनी हुई? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट अंदर ड्रॉप करवा रहा था, 2 वोल्ट बाहर मिल रही है। सोर्स की ईएमएफ कितनी हो गई? 3 वोल्ट। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब 1 ओम रेजिस्टेंस है, 1.5 एम्पियर धारा चल रही है, 1.5 वोल्ट अंदर ड्रॉप हो रहा है कि नहीं? 1.5 वोल्ट बाहर भी मिल रहे हैं। कितने हो गए? 3 वोल्ट। तीसरा इसमें सवाल हमने पूछा है, वो आगे आएगा, उत्तर पहले बता देता हूँ। ये सवाल पूछा कि जब शॉर्ट सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट बोलें तो ये बाहर वाला रेजिस्टेंस ना ही लगाते हम, तब धारा कितनी चलेगी? देखो, अनंत कभी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है। तो फिर कितनी चलेगी? जितना आंतरिक प्रतिरोध है। 3 वोल्ट उसका ईएमएफ है, 1 ओम उसका आंतरिक प्रतिरोध है। शॉर्ट सर्किट के समय धारा कितनी चलेगी? 3 एम्पियर। ये 3 क्वेश्चन हमने पूछे थे और आपके सही हुए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल है कि जब एक कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसमें वोल्टेज का मान कितना होगा? साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होती है वो जब उसमें करंट का फ्लो होता है तो, और ये डिपेंड करता है कि वोल्टेज के मान में होने वाला परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, इसके कारण से कैपेसिटर में क्या होता है? धारा का फ्लो होता है। देखिए, जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट ही हो गया तो उसमें किसी तरह का कोई ईएमएफ नहीं होगा, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, क्योंकि प्लेटें ही तो है जो आवेशित होती है। अगला सवाल, जब एक ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज मान लगभग से अधिक हो जाता है तो इसके फलस्वरूप हवा का आयनीकरण हो जाता है। दोस्तों, एयर का आयोनाइजेशन होना, एयर का ब्रेकडाउन होना कोरोना कहलाता है, ध्यान रखना। ट्रांसमिशन लाइन में इस प्रभाव को कोरोना कहा जाता है और एक ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना 30 वोल्ट या इससे 30 किलो वोल्ट या इससे अधिक वोल्टेज होने पर होता है।
डी आंसर होगा। अगला सवाल है रयाल क्रिस्ट वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। क्वेश्चन पहले भी करवा दिया था मैंने, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। विशेष डिज़ाइन किया हुआ एक वोल्ट मीटर है और एसी में हाई वोल्टेज नापने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। बी उत्तर रहेगा। हाई वोल्टेज डीसी नहीं नापेगा कभी भी। स्टेपर मोटर से रिलेटेड अगला सवाल था। सवाल पूछा था कि स्टेप का कोण 45 डिग्री है, मतलब एक जब वो स्टेप लेती है तो 45 डिग्री आगे उसका रोटर खिसकता है। पता है स्टेपर मोटर तो स्टेप में ही कोण गति करती है। प्रति चक्कर इसका रिजोल्यूशन कितना होगा। रिजोल्यूशन का मतलब है कितने स्टेप लेगी, ठीक है ना। सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये यूँ पूछ रहा है कि जब एक चक्कर ऐसे पूरा कंप्लीट कर देगी तो कितने स्टेप में करेगी। देखो दोस्तों, हम यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए 0 से, ठीक है, और यूँ मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए यहाँ आती है तो कितना घूमेगी 360 डिग्री। 360 डिग्री इसको मार्ग तय करना है। एक स्टेप 45 डिग्री का ये लेगी, कितनी बार में पूरा कर देगी, 8 बार में। रिजोल्यूशन कितना है, 8 बार, यानी 0 था, अगले स्टेप में ये कहाँ आ जाएगी 45, अगले स्टेप में 90, 135, 270, यूँ चलते चलते ये 8 स्टेप में 360 अपना मार्ग पूरा कर देगी। अगला सवाल है कि किस लैंप का कलर रेंडरिंग इंडेक्स, दोस्तों इसको CRI बोलते हैं, कलर रेंडरिंग इंडेक्स बोलते हैं। मतलब जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं, लगभग 7 रंग किस में देखने को मिलते हैं। सवाल पूछने का तरीका ये है। तो ये जिसमें मिलते हैं वो लैंप है इनकैंडिसेंट लैंप, हिंदी में इसको उद्दीप्त लैंप कहते हैं। तापीय उत्सर्जन के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। अगला सवाल सोल्डरिंग आयरन की बीट से लेकर था, काफ़ी इजी हमने दिया है लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आया है। कॉपर की बनी होती है, अगर थोड़ा सा अलग दे दे तो भी ध्यान रखना, जैसे आयरन की बनी हो और लिख दिया हो कॉपर आलेपित लोहा तो वो भी चलेगा। यानी आयरन है उस पर कॉपर की कोटिंग कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना है आंसर को। अगला सवाल कह रहा है पोसियर त्रिभुज का उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों करवा चुका हूँ ये। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पोसियर ट्राइंगल बोलते हैं इसको। अगला सवाल है कौन सा एम्पलीफायर ऐसा है जो इनपुट के पूरे चक्र के दौरान आउटपुट प्रदान करता है। क्लास ए वाला है, सबको आता है। 360 डिग्री जो होता है 360 के बदले 360 ही आउटपुट देता है। मतलब जैसे ही इनपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो आउटपुट भी ठीक यहीं से स्टार्ट होता है। 4 तरह के एम्पलीफायर होते हैं क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। आप चारों को याद रखें। जैसे क्लास ए में 360 डिग्री का है, यानी 360 चक्कर के लिए आउटपुट देता है। क्लास बी जो है वो 180 डिग्री यानी आधे चक्कर के लिए देता है। क्लास सी जो है वो 180 डिग्री से भी कम में देता है। और ए बी का मतलब है ए और बी के बीच में, यानी 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम। साथ ही इनकी एफिशिएंसी भी याद रखना आप, और डिस्टोर्शन का भी याद रखना। चारों जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है सोर्स का EMF E, आंतरिक प्रतिरोध R। अच्छा इसमें वही सेम क्वेश्चन आ गया और इसमें इस बार पूछा था शॉर्ट सर्किट हो तो धारा कितनी होगी। तो 3 एम्पीयर करंट चलेगा जब सर्किट शॉर्ट होगा, डी उत्तर कर देंगे। ठीक है, मैंने बताया था कैसे आया। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा भाग केबल की नमी से रक्षा करता है। दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अंडरग्राउंड केबल को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखें। 110% आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। नमी से सुरक्षा के लिए मेटालिक शीट होता है, धात्विक कवच का हम उपयोग करते हैं जो कि शीशे या शीशे की मिश्र धातु का होता है। ये जो बेडिंग होती है ना, ये इस धात्विक कवच को प्रोटेक्ट करती है आर्मरिंग से, क्योंकि आर्मर्ड जो होती है वो GI की होती है और केबल को यांत्रिक चोट से बचाव करती है। तो ऐसा ना हो कि ये जो आर्मरिंग है ये मेटालिक शीट में अंदर ही आ जाए, इसलिए बीच में बेडिंग लगाते हैं। अगला सवाल है घरेलू वायरिंग में अर्थिंग का तार का जो साइज़ है ये किससे कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम साइज है 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का, 14 से कम इसमें नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा।
और अगला ये वो सवाल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। तो ए को मैं सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध तीनों मैंने इसमें करवा दिए थे। आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उत्तर दे सकते हैं। 3 क्वेश्चन अपने इसमें कंप्लीट हो गए हैं। एक दूसरे पर आधारित ही थे और एक आएगा तो ही दूसरा कर सकते थे। अगला हमारा सवाल है कि किस मशीन के लिए हम सर्किल डायग्राम नहीं बना सकते। दोस्तों वैसे तो सर्किल डायग्राम मोस्टली इंडक्शन मोटर के लिए ही मात्र तैयार किया जाता है, बाकियों में हम इतनी वरीयता इसको नहीं देते, क्योंकि सर्किल डायग्राम एकमात्र ऐसा टेस्ट है जहां से आप पूर्ण भार पर सब कुछ उस मोटर के बारे में पता कर सकते हो। आप मोटर का नो लोड लॉस, आप मोटर का फुल लोड लॉस, मोटर में स्लिप की मात्रा, टॉर्क, ये सब कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। तो एसी मशीनों के लिए सामान्यतः सर्किल डायग्राम बनाया जाता है, डीसी मोटर्स के लिए सर्किल डायग्राम नहीं बनता। ए उत्तर अपना इसमें सही रहेगा। इंडक्शन मोटर सही है, ट्रांसफार्मर सही है, सिंक्रोनस मोटर सही है। सबसे अधिक किस लिए अगर बात करें तो फिर आपको इंडक्शन मोटर करना है, बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पदार्थ के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा। देखो सवाल यूँ भी तो पूछा जा सकता था ना कि चालकता अधिकतम किसकी है, बात तो एक ही हो गई। जो अधिक चालक है उसी का प्रतिरोध कम होगा और वो होता है हमारा चांदी यानी सिल्वर, तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। अगला सवाल है कि ए इंटू बी किसका बुलियन व्यंजक है। ये होता है एंड गेट का, अपने और गेट का जो होता है वो होता है ए प्लस बी। नैंड गेट का जो है वो होता है ए इंटू बी की बार, इस पर बार होती, और नोर है ए प्लस बी की बार। अगला हमारा सवाल है क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोल की संख्या 4 है तो इंटरपोल कितने होते हैं। दोस्तों ये मेटाडाइन और एम्प्लीडाइन प्रकार के विशेष प्रकार के जनरेटर होते हैं। इनमें क्रॉस फील्ड में क्या होता है कि जो ब्रुशों की एक्सिस होती है वो डबल डबल सेट होते हैं, बस इतना ध्यान रखो। तो जब मेन पोल 4 है तो इंटरपोल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है। हाँ, अगर ये अपना संट सीरीज़ कंपाउंड जनरेटर होता तब इंटरपोल 4 ही होते। अगला सवाल, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है। तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। ठीक है। यूनिपोलर का मतलब है या तो होल या इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, जबकि अपना जो बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है जैसे पीएनपी और एनपीएन, ये बाईपोलर क्यों है, क्योंकि इसमें होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण धारा चलती है। अगला सवाल, चॉपर सर्किट का फंक्शन क्या है। तो चॉपर सर्किट जो होता है वो कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी, यानी डीसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने वाली सर्किट को चॉपर सर्किट कहते हैं। और एसी में जो फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है उसको अपन AFD या VFD बोलते हैं, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव उसको कहा जाता है। अगला सवाल, हेलिकल कॉइल का उपयोग हम कहाँ करते हैं। दोस्तों विशेष प्रकार की एक कॉइल होती है और ये यूँ समझ लीजिए आपकी रिंग टाइप ही होती है एक तरह से। इसका उपयोग हम करते हैं लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर। जिन ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग अधिक होती है उनकी लो वोल्टेज साइड में वोल्टेज ड्रॉप लेवल मेंटेन रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अपने ए ऑप्शन की ओर जाना है। अगला सवाल, कौन सा वैद्युतिक वायरिंग का प्रकार नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे, कंड्यूट वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग होती है, केसिंग कैपिंग भी होती है, ओपन वायरिंग के नाम से कोई वायरिंग नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा, ओपन कोई वायरिंग नहीं है। अगला सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर तो केवल वोल्ट मीटर हो सकते हैं। दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया है पहले भी, और AC DC दोनों पर हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अगला सवाल, सुरक्षित उपयोग के लिए कागज़ से बने किसी अचालक में अधिकतम तापमान सीमा किसकी होती है। दोस्तों कागज़ जो होता है वो वाई श्रेणी में आता है और वाई का टेम्परेचर जो होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अचालक टेबल तो आपको याद होगी ना, YAEBFHC, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अगला सवाल, सप्लाई के AC से DC परिवर्तन में किसे एक सिंगल मशीन की आवश्यकता है। एक मशीन की आवश्यकता है केवल, ध्यान से समझ, ये पूछा था। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हुए दिया है कि एक मशीन की आवश्यकता है, तो मशीन तो MG सेट में भी होती है। सवाल ये पूछ रहा है कि केवल एक मशीन, MG सेट में मोटर और जनरेटर है तो 2 मशीन हो गई ना। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा, रोटरी कन्वर्टर, क्योंकि इसमें केवल एक ही मशीन है। अगला सवाल, टाइम बेस स्केल पर
हम किसी इलेक्ट्रिकल वेव के एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन आ रहा है उसको देखना है। किस मीटर का उपयोग करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, CRO का उपयोग करेंगे। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हम इसके लिए लगाते हैं। CRT इसमें मेन पिक्चर के लिए ट्यूब होती है। अगला सवाल दोस्तों, ये मैंने इसलिए दिया, मैं आपको देखना चाहता था कि आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए पेपर को देखते हैं या नहीं। अभी मैंने उत्तराखंड जल विद्युत निगम टेक्नीशियन का पेपर डाला था और उसमें ये सेम क्वेश्चन था। अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा है तो इसका आंसर कर पाए होंगे। क्वेश्चन का आंसर ए आएगा 250 एम्पियर। अगर सेकेंडरी साइड की करंट हो तो 500 एम्पियर आएगा। कैसे आएगा इसके लिए भी मैंने बताया था। करना क्या है कि VA जो 10 kVA दिया हुआ था इसका 10,000 VA बना देना और 400 वोल्ट का भाग दो, आपके पास प्राइमरी की करंट आ जाएगी जो कि लगभग 25 एम्पियर है। 10% इम्पीडेंस है। जब ये 25 एम्पियर धारा चलेगी तो 400 वोल्ट का 10% यानी 40 वोल्ट ड्रॉप भी तो होगा अंदर। 40 वोल्ट और 25 एम्पियर आप इम्पीडेंस देखो 1.6 ओम आएगा। बस इस इम्पीडेंस में शॉर्ट सर्किट के दौरान धारा कितनी चलेगी? 400/1.6 करना, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम क्या है? तो इसको CVT बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसकी वोल्टेज जो होती है वो फिक्स कांस्टेंट रहती है। अगला सवाल था शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है वो V मैक्सिमम साइन ओमेगा t। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रही है और ऐसे चल रही है, ठीक है। तो फिर धारा कहाँ होगी? शुद्ध सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। जब वोल्टेज यहाँ है तो धारा यहाँ से चलेगी, है कि नहीं? 90 डिग्री पीछे चलेगी। 90 डिग्री पीछे को हम क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा t माइनस π/2। पाई का मान 180 डिग्री होता है, 2 से भाग करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये होता रेजिस्टिव सर्किट तो आता A, ये होता कैपेसिटिव सर्किट तो उत्तर आता C। अगला सवाल है कि पोलराइजेशन दोष किस में होता है? प्राइमरी सेलों में होता है। अब कन्फ्यूजन ये है कि प्राइमरी 2 क्यों दी है, ड्राई सेल और वोल्टेज। तो ड्राई सेल में आपने देखा होगा MnO2 साथ में ही लगता है, विद्युत का ही तो काम करता है, तो उत्पन्न ही नहीं होने देता, इसलिए वोल्टेज सेल में ये उत्पन्न होता है। जबकि लेड एसिड और निकल कैडमियम ये तो दोनों ही सेकेंडरी सेल है। अगला सवाल है कि चुंबकीय बल के पीछे फ्लक्स घनत्व है, यानी जितना हम पदार्थ को चुंबकित करना चाह रहे थे वो उतना चुंबकित हो नहीं पाता है। क्या कहते हैं इसे? इसी का तो नाम है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस का मतलब यही होता है पीछे रह जाना। जो B है वो H से पीछे रह जाता है। जितना हम बल लगाते हैं उतना फ्लक्स घनत्व बनता नहीं है। अगला सवाल वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन सी है? तो FET है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये यूनिपोलर है और वोल्टेज नियंत्रित युक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन का आंसर B हो जाएगा। बस दोस्तों ये थे टोटल 35 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है। अपना स्कोर कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर आप ज़रूर करें।